हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 का चैप्टर 6 नागरिकता। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा नागरिकता के बारे में जानेंगे। किसी क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति जो उस क्षेत्र पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति रखता है, ये अपने क्षेत्र के कानून से बंधे होते हैं और राज्य के पूर्ण सदस्य माने जाते हैं, उन्हें कहते हैं नागरिक। नागरिकता से संबंधित दो प्रमुख सिद्धांत हैं, जस्सोली और जस सैंग्विनिस। यानी कि जस्सोली का मतलब होता है जन्मभूमि के आधार पर अधिकार और सैंग्विनिस का मतलब होता है रक्त संबंध के आधार पर। जसोली वाला जो सिस्टम है, इसको मोतीलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया था। जैसे सैंग्विनिस की बात की जाए तो ये स्पेशली जैसे हिटलर के प्रोस्पेक्ट में आप समझ सकते हैं। जैसे हिटलर ने रक्त के आधार पर जो किया हुआ था अपना शासन और सत्ता का, तो वैसे हम समझ सकते हैं जस सैंग्विनिस को रक्त संबंध के आधार पर। अब हम बात करते हैं संविधान में कुछ प्रमुख प्रावधान जो नागरिकता से जुड़े हुए हैं। जैसे आर्टिकल 5 बात करता है जो व्यक्ति भारत में जन्मे उसे भारत में नागरिकता का अधिकार मिलता है। इसके अलावा छठे में बात की गई है पाकिस्तान से आए लोगों की भारत में नागरिकता के संबंध में कुछ प्रमुख प्रावधान की। आर्टिकल 7 बात करता है पाकिस्तान चले गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता की। आर्टिकल 8 बात करते हैं भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति, तो उसकी नागरिकता के बारे में कुछ प्रावधानों की। आर्टिकल 9 बात करता है एकल नागरिकता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता अपनाता है तो उसकी नागरिकता है जो भारतीय होने की वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 10 बात करता है जिसने किसी भी प्रावधान के तहत नागरिकता प्राप्त की हो वो नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन रहेगा। इसके अलावा आर्टिकल 11 बात करता है नागरिकता के अधिग्रहण या फिर समाप्ति के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार। तो चलिए, मुझे लगता है आप ये समझ चुके होंगे। अब हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। हमने अपनी बात नागरिकता की सुप्रसिद्ध परिभाषा से शुरू करें कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। इस अध्याय में हम छानबीन करेंगे कि आज नागरिकता का सही अर्थ क्या है। इसके बाद हम उन बहसों और संघर्षों पर दृष्टिपात करेंगे जो पूर्ण और समान सदस्यता की व्याख्या के संदर्भ में चल रहे हैं। अगले परिच्छेद में नागरिक और राष्ट्र के बीच संबंध तथा विभिन्न देशों में स्वीकृत नागरिकता की कसौटी पर चर्चा होगी। नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निहितार्थ है कि नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए। इसका यह अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए। ऐसी हालत में हम तमाम राष्ट्र विहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे, इस मुद्दे पर बाद के परिच्छेद में विचार किया जाएगा। आखिरी परिच्छेद में वैश्विक नागरिकता के मुद्दे पर विचार होगा कि क्या इसका अस्तित्व है और क्या ये राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ भूमिकाओं की। नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं। इसलिए हम संबद्ध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन मानते हैं। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे अगर आप भारतीय संविधान की बात करते हैं तो जो भारतीय नागरिक है उनको आर्टिकल 14, 15, 16, इसके अलावा आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30 की कुछ प्रमुख अधिकार देता है। किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता और वे आमतौर पर असुरक्षित हालत में जीवन यापन करते हैं। मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वे संघर्ष करने को भी तैयार है, जैसे कि आज हम मध्य पूर्व के फिलिस्तीनी शरणार्थियों के मामले में भी देखते हैं। नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने आज उनमें से कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए हैं, जैसे कि मतदान का अधिकार हो गया, या फिर अभिव्यक्ति या आस्था की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकार, और न्यूनतम मजदूरी या फिर शिक्षा पाने से जुड़े कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकार। अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छेड़े थे।
अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए, उनमें से कुछ हिंसक संघर्ष थे, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग और औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने की संघर्ष का हिस्सा रही। दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा। ये संघर्ष 1990 के दशक के आरंभ तक जारी रहा। पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने के संघर्ष से विश्व के कई हिस्से में आज भी जारी है। आपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा। उनका मकसद है कि अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट कर जनमत होना या फिर जनमत बदलना, साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। जैसे रही बात संघर्ष की, तो आपने म्यांमार के बारे में भी देखा होगा या फिर आपको पता होगा कि वहाँ पे किस टाइप का रोहिंग्या वाला संघर्ष भी चलता रहता है। नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच संबंधों का निरूपण नहीं, बल्कि उससे अधिक है। यह नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी है। इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व भी शामिल है। इनमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि समुदाय के सहजीवन में भागीदार होने और योगदान करने का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है, जैसे कि आपको पता होगा निर्वाचन के माध्यम से। नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है। किसी राजनीतिक अवधारणा को समझने का अच्छा तरीका उन उदाहरणों की पड़ताल करना है जिसमें माने जाने अर्थों पर ऐसे समूहों द्वारा सवालिया निशान लगाया जा रहा है जो महसूस करते हैं कि उनमें उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं का ख्याल नहीं किया गया। संपूर्ण और समान सदस्यता की बात की जाए, अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल के डिब्बे या बस में सफ़र किया है तो आप इस चलन से अवगत होंगे कि वे लोग जो प्रवेश पाने के लिए पहले शायद एक दूसरे से लड़ पड़े थे, अंदर पहुंचते ही दूसरों को बाहर रखने के साझे स्वार्थ में शामिल हो जाते हैं। जल्दी ही भीतरी और बाहरी का विभाजन उभर आता है और बाहरी को खतरे के रूप में देखा जाना लगता है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा जब जो आसू संगठन था असम का, तो जब वहाँ से बांग्लादेश के कुछ लोग आ रहे थे और असम के जो लोग थे तो उनके बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ था। उस टाइम पे दंगे तक हो गए थे, क्योंकि जो असम के निवासी थे उनको लग रहा था कि जो बांग्लादेश से आ रहे जो भी प्रवासी हैं, अगर वो उनके राज्य क्षेत्र में आएंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए उनको भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा या फिर उनकी मूलभूत सुविधाएं भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। तो वहाँ पर काफ़ी दंगे हुए थे, जिसके बाद भारत में क्या किया गया था, 6A नाम की एक धारा सिर्फ असम के लिए लाई गई थी। इसी तरह की प्रक्रियाएं समय समय पर नगरों, प्रदेशों या कभी कभार तो पूरे राष्ट्रों में भी चलती हैं। अगर आजीविका, चिकित्सा या फिर शिक्षा जैसी सुविधाएं और जल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हो, तब बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठने की संभावना रहती है, भले ही वे सहनागरिक क्यों न हो। आपको मुंबई वाले किले का नारा शायद याद हो, जिससे ऐसी भावनाएं प्रकट हुई। भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के अनेक संघर्ष होते आए। इससे यह प्रश्न उठता है कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या है, या इसका अर्थ ये होता है कि नागरिकों को देश में जहाँ भी चाहे रहने, पढ़ने या फिर काम करने का समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। क्या इसका अर्थ ये है कि सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं भी मिलनी चाहिए? इस परिच्छेद में हम पहले इन प्रश्नों के आधार पर नागरिकता का अर्थ खोजेंगे। अपने देश और अन्य अनेक देशों में नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में एक गमनागमन की स्वतंत्रता। यह अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व का है। गृह क्षेत्र में अवसर उपलब्ध नहीं होने पर कामगार रोजगार की तलाश में आप्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, अगर उसको उसके क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलेगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जाएगा ही। रोजगार की तलाश में कुछ लोग देश के बाहर भी जाते हैं। हमारे देश के विभिन्न हिस्से में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए सूचना तकनीक के अधिकतर कर्मी बंगलौर जैसे शहरों की ओर उमड़ते हैं। केरल की नर्सें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती हैं। शहरों में तेजी से पनपता भवन निर्माण उद्योग देश के विभिन्न हिस्सों में श्रमिकों को आकर्षित करता है। और जैसे आपको पता होगा, जैसे सबसे ज़्यादा यूपी एंड बिहार के जो प्रवासी होते हैं वो एक नगर से दूसरे नगर में आपको देखने को मिलेंगे अपने श्रम को ढूंढने के लिए। सड़क आदि आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में भी यही होता है। अपने अपने घर या स्कूल के आसपास विभिन्न क्षेत्र के मजदूरों को भी आपने देखा होगा। थोड़ा सा मार्टिन लूथर किंग के विचारों पर भी दृष्टि डालते हैं। 1950 का दशक संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक दक्षिणी राज्यों में काली और गोरी आबादी के बीच बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन के उभार का साक्षी है।
इस तरह की विषमताएं इन राज्यों द्वारा पृथक्करण कानून के नाम से चर्चित ऐसे कानूनों के जरिए पोषित होती थी जिनसे काले लोगों को अनेक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता था। उन कानूनों ने विभिन्न नागरिक सुविधाओं जैसे रेल, बस, रंगशाला, आवास, होटल, रेस्टोरेंट आदि में गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित कर रखे थे। इन कानूनों के कारण काले और गोरे बच्चों के स्कूल भी अलग अलग थे। इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी काले नेता थे। इन्होंने इनके खिलाफ अनेक अकाट्य तर्क भी दिए थे। पहला, आत्मगौरव और आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ण का मनुष्य बराबर है। दूसरा, किंग ने कहा था कि पृथक्करण राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोड की तरह है, क्योंकि उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो ऐसे कानूनों के शिकार हैं। इसके अलावा किंग ने दलील दी थी कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता भी कम करती है, और वे इसे उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं कि गोरे समुदाय ने अदालत के निर्देशानुसार कुछ सामुदायिक उद्यानों में काले लोगों को प्रवेश की इजाज़त देने के बजाय उन्हें बंद करने का फैसला किया था। इसी तरह कुछ बेसबॉल टीमें टूट गई क्योंकि अधिकारी काले खिलाड़ियों को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तीसरी, पृथक्करण कानून लोगों के बीच कृत्रिम सीमाएं खींचते हैं और उन्हें देश के व्यापक हित के लिए एक दूसरे का सहयोग करने से रोकते हैं। इन कारणों से किंग ने बहस छेड़ी कि उन कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने पृथक्करण कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा, हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। हालांकि अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथ में जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। कुछ नौकरियों या कामों में राज्य के मूल निवासियों या फिर स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग भी उठती है। राजनीतिक पार्टियां ये मुद्दा उठाती हैं। ये प्रतिरोध बाहरी के खिलाफ संगठित हिंसा का भी रूप ले लेता है। भारत में लगभग सभी क्षेत्र इस तरह के आंदोलनों से गुजर चुके हैं कि ऐसे आंदोलन हमेशा न्यायसंगत होते हैं। आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर हम सब गुस्से से उभर उठते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है किसी ए कंट्री से बी कंट्री में, मतलब कोई इंडिया है, इंडिया से कोई जा रहा है किसी अदर कंट्री में, फॉर एग्जांपल ए कंट्री में, तो फिर अगर वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाए और वहाँ पर उनके साथ कुछ भेदभाव किया जाए, या फिर उनसे उनके वीज़ा का अधिकार छीन लिया जाए, या फिर उनको कहा जाए कि इनको यहाँ पर सिर्फ ये वाली जॉब मिल सकती है, ऊँची जॉब नहीं मिल सकती है, तो फिर क्या होगा, ये आप अपनी राय रख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कही जा रही है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में काम अपर्याप्त हो तो संभव है कि स्थानीय लोग बाहरी लोगों की प्रतिद्वंदता से नाराज हों। क्या गमनागमन की आज़ादी में देश के किसी भी हिस्से में काम करने या बसने का अधिकार शामिल है? जैसे आप नॉर्मली लगा सकते हैं, जिस टाइम पे कंपनी का शासन था भारत में, तो उस टाइम पे जो उद्योग धंधे थे तो उस पर ही लोग अपना जीवन बसर कर रहे थे। जब कंपनी आई थी तो वो मशीनों से बना हुआ माल लेके आती थी इंडिया में, और कच्चा माल यहाँ से ले जाती थी। तो जब वो मशीनों से बना हुआ माल ले आती थी तो इससे भी जो भारत की बाजारी व्यवस्था थी उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो इस प्रकार का अगर कंपटीशन हुआ और जो स्थानीय उद्योग हो गए वो एकदम ठप पड़ गए, तो कहीं ना कहीं विद्रोह होगा। एक अन्य बात पर हमें विचार करने की ज़रूरत है कि वो यह है कि गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर कभी कभी हमारी प्रतिक्रिया में अंतर होता है। हम अपने इलाकों में आने जाने वाले गरीब प्रवासियों को हमेशा उस तरह स्वागत योग्य नहीं मानते जिस तरह कुशल और दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। इससे प्रश्न उठता है, क्या गरीब और अकुशल कामगारों को कुशल कामगारों की तरह देश में कहीं भी रहने और काम करने का समान अधिकार है? देश के सभी नागरिकों की पूर्ण और समान सदस्यता से संबंधित ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हमारे देश में बहस चल रही है। यूँ कभी कभी लोकतांत्रिक समाजों में भी विवाद उठ सकते हैं। ऐसे विवादों का निदान कैसे हो? प्रतिवाद करने का अधिकार हमारे संविधान के नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है, जो कि हमको आर्टिकल 19 के फर्स्ट ए क्लॉज में दिया गया है, बशर्ते वह प्रतिवाद दूसरे लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन करके और मीडिया का उपयोग कर राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखना और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे समूह बना करके आर्टिकल 19 फर्स्ट के बी में हमें स्वतंत्रता मिली है, प्रदर्शन करने की भी हमको उसमें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन शांतिपूर्वक। मीडिया का उपयोग 19 फर्स्ट ए में हमें आज़ादी मिली हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के PLI दायर कर सकते हैं।
अदालतें उस पर निर्णय दे सकती हैं या समाधान के लिए सरकार से आग्रह भी कर सकती है। ये भले ही धीमी प्रक्रिया हो, पर इससे कई बार न्यूनाधिक सफलताएं संभव हैं। अगर सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध कराने के दिशा निर्देशक सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित हो, तो किसी समाज में समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए सर्वमान्य समाधान पर पहुंचना संभव होना चाहिए। लोकतंत्र का ये एक बुनियादी सिद्धांत है कि ऐसे विवादों का समाधान बल प्रयोग के बजाय संधि, वार्ता और विचार विमर्श से हो। ये नागरिकता के कुछ प्रमुख दायित्वों में से एक है। अब हम बात करते हैं समान अधिकार की। इस भाग में हम नागरिकता के एक अन्य पहलू की तहकीकात करेंगे। क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ यह है कि राजसत्ता द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर या गरीब हो, कुछ बुनियादी अधिकारों और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए? इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हम खास वर्ग के लोगों पर नजर डालेंगे, यानी शहरी गरीबों पर। शहरी गरीबों से संबंधित समस्या उन अत्यावश्यक समस्याओं में से एक है जो सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है। आपको अगर पता होगा, जो शहरी गरीब है उनका जो रेशियो है ना आज गरीबी में, तो वो ग्रामीण गरीबों से भी जाता है। भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की जमीन पर बसे लोगों की है। यद्यपि ये लोग अपरिहार्य और उपयोगी काम अक्सर कम मजदूरी पर करते हैं, फिर भी शहर की बाकी आबादी उन्हें अवांछनीय मेहमान की तरह देखती है। उन्हें लगता है पता नहीं कौन ही है, कहाँ से ही आए। इस टाइप के लोग उनके प्रति सोच रखते हैं। उन पर शहर के संसाधनों पर बोझ बनने, अपराध और बीमारी फैलाने का आरोप भी मढ़ा जाता है। क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी वाले, अक्सर आपने कई लोगों को सुनते हुए भी देखा होगा, ये लोग तो ऐसे होते हैं, ये लोग अच्छे नहीं होते, ये लोग क्राइम करते हैं, या फिर ये लोग ज़्यादा गंदे रहते तो यही बीमारियां फैला रहे हैं। सारी ठेकेदारी उनके मत्थे उड़ेल दी जाती है। गंदी बस्तियों की स्थिति अक्सर विभत्स होती है। छोटे छोटे कमरों में कई कई लोग ठुसे रहते हैं। यहाँ न निजी शौचालय होता है, न जलापूर्ति और न सफाई। गंदी बस्तियों में जीवन और संपत्ति असुरक्षित होती है। झोपड़पट्टियों के निवासी अपने श्रम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अन्य पेशों के पीछे फेरी वाले, छोटे व्यापारी, सफाई कर्मी या घरेलू नौकर या फिर नल ठीक करने वाले मिस्त्री हो सकते हैं। झोपड़पट्टियों में बैंत, बुनाई या कपड़ा, रंगाई, छपाई या सिलाई जैसे छोटे कारोबार भी चलते हैं। झोपड़पट्टियों के निवासियों को सफाई या जलापूर्ति जैसी सुविधाएं मुहैया कराने पर संभवतः कोई भी शहर अपेक्षाकृत कम खर्च करता है। शहरी गरीबों की हालत के प्रति सरकार, स्वयंसेवी संगठन और अन्य एजेंसियों सहित स्वयं झोपड़पट्टी के निवासियों में भी जागरूकता बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर जनवरी 2004 में फुटपाती दुकानदारों के लिए एक राष्ट्र नीति तैयार भी की गई। बड़े शहरों में लाखों फुटपाती दुकानदार हैं और उनको अक्सर पुलिस और नगर प्रशासकों के द्वारा उत्पीड़न भी झेलना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, किसी बड़ी दुकान वाले को कोई भी हटा नहीं सकता, लेकिन कोई ठेला वाला दिख गया अगर रोड पे, तो उसके पीछे कई लोग आ जाएंगे कि इसको यहाँ से हटाओ, ये यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, ऐसा वैसा। झोपड़पट्टियों के निवासियों को सफाई, जलपूर्ति जैसी सुविधाएं मुहैया कराने पर संभवतः कोई भी शहर अपेक्षाकृत कम धन खर्च करता है। इसके अलावा इस नीति का मकसद कुछ विक्रेताओं को मान्यता और नियमन प्रदान करना था, ताकि उन्हें सरकारी नियमों के अनुपालन के दायरे में उत्पीड़न से मुक्त कारोबार चलाने की शक्ति हासिल हो। झोपड़पट्टियां भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संगठित हो रही हैं। उन्होंने कभी कभी आंदोलनों में भी दस्तक दी है। जैसे आपको पता होगा, एक वेंडर्स के लिए एक एक्ट आया था, शायद स्वनिधि। उनके लिए वोट देने जैसे बुनियादी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि मतदाता सूची में दर्ज होने के लिए स्थायी पते की जरूरत होती है और अनधिकृत बस्तियों और पटरी पर रहने वाले लोगों के लिए ऐसा पता पेश करना कठिन होता है। हमारे समाज में हाशिए पर ठेले जा रहे अन्य इंसानी समूहों में आदिवासी और वनवासी भी शामिल हैं। ये लोग अपने जीवन यापन के लिए जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर रहते हैं। बढ़ती आबादी और जमीन और संसाधनों की कमी के दबाव के कारण उनमें से अनेक की जीवन पद्धति और आजीविका संकट में है। जंगल और तराई क्षेत्र में मौजूद खनिज संसाधनों का खनन करने के इच्छुक उद्यमियों के हितों का दबाव आदिवासी और वनवासी लोगों की जीवन पद्धति और आजीविका पर एक अन्य खतरा। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई उद्योगी है तो फिर वो जा करके एक दिन जंगल में चला गया और फिर वहाँ के सारे जंगल कटाने का आदेश दे देता है, तो कहीं ना कहीं वो इनकी आजीविका पर भी प्रभाव डालेगा।
सरकारें इस सवाल से जूझ रही हैं कि देश के विकास को खतरे में डाले बगैर इन लोगों के इनके रहवास की सुरक्षा कैसे करें। यह ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ आदिवासी आबादी नहीं बल्कि सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा नागरिकता, समानता और अधिकार की। नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है, इसकी समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से भी घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध का सर्वसम्मत सूत्रीकरण अंग्रेज समाजशास्त्री T.H. मार्शल ने 1893-1981 ने किया। अपनी पुस्तक नागरिकता और सामाजिक वर्ग 1950 में इन्होंने जो लिखी थी 1950 में इन्होंने जो लिखी थी, मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया। इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करने वाले सभी लोग प्रतिष्ठा में अंतर्भूत अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में बराबर होते हैं। नागरिकता की मार्शल द्वारा प्रदत्त कुंजी धारणा में मूल संकल्पना समानता की है। इसमें दो बातें अंतर्निहित हैं। पहली की प्रदत्त अधिकार और कर्तव्यों की गुणवत्ता बढ़े, दूसरी की उन लोगों की संख्या बढ़े जिन्हें वे दिए गए हैं। मार्शल नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों को मानते हैं: नागरिकता, राजनीति और सामाजिक अधिकार। अगर आपको हमारे भारतीय संविधान की भी बात अगर पता होगा कि संविधान में नागरिकता को कब मेंशन किया गया था, 1949 में जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर को ही हमारा जो नागरिकता वाला प्रावधान था ये लागू कर दिया गया था। नागरिकता, निर्वाचन, आपातकालीन शक्तियां आदि कुछ और प्रमुख प्रावधान इसमें शामिल किए थे। नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, आज़ादी और जायदाद की हिफाजत करते हैं। राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को शासन प्रक्रिया में सहभागी बनने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई प्रेसिडेंट है या फिर खुद सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना हो, तो उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। सामाजिक अधिकार व्यक्ति के लिए शिक्षा और रोजगार को सुलभ बनाता है। कुछ मिलाकर के अधिकार नागरिक के लिए इज्जत के साथ जीवन बसर करना भी संभव बनाता है। मार्शल ने सामाजिक वर्ग को असमानता की व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया। नागरिकता वर्ग पदानुक्रम के विभाजक परिणामों का प्रतिकार कर समानता सुनिश्चित करती है। इस प्रकार ये बेहतर, सुबद्ध और समृद्ध समाज रचना को सुसाध्य भी बनाता है। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना सुनिश्चित करना किसी नागरिक के लिए आसान मामला नहीं होता। विभिन्न समूहों के लोगों की ज़रूरत और समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं और एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों के प्रतिकूल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है कि अगर किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस करने की आज़ादी मिल गई, ठीक है, तो उसने क्या किया, जंगल में गया, उससे मतलब कोई ज़मीन पसंद आ गई, उसने बोल दिया कि सारे जंगलों को काट दिया जाना चाहिए। तो फिर वहाँ पर के जो आदिवासी रह रहे हैं उनके जीवन को कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव ये डालेगा। साथ ही साथ जैसे हम स्ट्रीट वेंडर्स की बात करते हैं, हम नॉर्मली बात करते हैं कि फुटपाथ खाली रहना चाहिए और ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको आने जाने में सुविधा बनी रहे। लेकिन अगर हम वहाँ से ठेले वालों को हटाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी आजीविका है वो भी तो प्रभावित होगी। इस प्रकार से कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के अधिकार प्रतिकूल हो सकता है। नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीतियां लागू कर दी जाए, क्योंकि विभिन्न समूहों के लोगों की ज़रूरतें भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अगर प्रयोजन सिर्फ ऐसी नीति बनाना नहीं है जो सभी लोगों पर एक तरह से लागू हो, बल्कि लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है, तो नीतियाँ तैयार करते वक्त लोगों की विभिन्न ज़रूरतों और दावों का भी ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा बात करेंगे नागरिकता, समानता और अधिकार की। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। याचिका में कार्यस्थल के निकट रहने की वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण फुटपाथ या झोपड़पट्टियों में रहने के अधिकार का दावा किया गया था। अगर यहाँ रहने वालों को हटाने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें आजीविका भी गंवानी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अगर फुटपाथ वासियों को बेदखल करना हो तो उन्हें आश्रय के अधिकार के तहत पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी होगी। इस विमर्श से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वैश्विक स्थिति, अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव नागरिकता के अर्थ और अधिकारों की नई व्याख्या की मांग भी करता है।
नागरिकता से संबंधित औपचारिक कानून प्रस्थान बिंदु भर होते हैं और कानूनों की व्याख्या निरंतर विकसित होती है। हालांकि कुछ ऐसी समस्याएं उठ सकती है जिनका समाधान पाना आसान न हो। फिर भी समान नागरिकता की अवधारणा का अर्थ यही है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना सरकारी नीतियों का मार्गदर्शक सिद्धांत हो। जैसे कि नॉर्मल सी चीज़ें, जैसे सफाई कर्मी है, वो इतनी गंदगी साफ़ करते हैं, फॉर एग्जांपल नालियों से भी करते हैं, या फिर जो गटर होते हैं गटर भी साफ़ करते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी विषैली गैसें हैं तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो सरकार को उनके स्वास्थ्य के लिए गारंटी के लिए कुछ भी मतलब ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए या फिर कोई गारंटी देनी चाहिए, ताकि अगर वो बीमार हो या फिर उनके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का नुकसान हो तो फिर उस चीज़ के लिए भी उनको एक गारंटी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना काम ठीक तरीके से भी कर सके और स्वस्थ तरीके से भी कर सके। इसके अलावा नागरिक और राष्ट्र राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित थी। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। राष्ट्र राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र को नहीं बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती है। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे हमारा तिरंगा। अधिकतर आधुनिक राज्य अपने में विभिन्न धर्मों, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को सम्मिलित करते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है जिनमें राज्य के सभी सदस्य भागीदार हो सके। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि वो यथासंभव समावेशी हो, यानी कि जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता हो। लेकिन व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस तरह परिभाषित करने की ओर अग्रसर हैं जो कुछ नागरिकों के लिए राष्ट्र के साथ अपनी पहचान कायम करना अन्यों की तुलना में आसान बनाता है। ये राजसत्ता के लिए भी अन्यों की तुलना में कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान कर देता है। ये अप्रवासियों का देश होने पर गौरवान्वित होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में भी वैसे ही सच है जैसे कि किसी अन्य देश के बारे में। जैसे फ्रांस एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। वह यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों से आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है। संस्कृति और भाषा इसकी राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन के सार्वजनिक पहलुओं में इस फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति से आत्मसात हो जाए। हाँ, वे अपने निजी जीवन में अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं और रिवाजों को बनाए रख सकते हैं। ये एक समुचित नीति लग सकती है, लेकिन ये परिभाषित करना हमेशा आसान नहीं होता कि क्या सार्वजनिक है और क्या निजी। और इसने कुछ विवादों को भी जन्म दिया। धार्मिक विश्वास नागरिकों के निजी क्षेत्र का मामला माना जाता है, लेकिन कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। फ्रांस के सिख छात्रों का स्कूलों में पगड़ी पहनने और मुस्लिम लड़कियों को स्कूली वर्दी के साथ सिर पर दुपट्टा डालने की मांग के बारे में आपने सुना होगा। इसे कुछ स्कूलों ने इस आधार पर अमान्य कर दिया था कि ये सरकारी शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों को लाने का मामला, जैसे कि आपने देखा अभी केरल का एक केस भी आया था। जिनके धर्म इस तरह के रिवाजों की मांग नहीं करते उनको निसंदेह ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। साफ तौर पर राष्ट्रीय संस्कृति में शामिल होना कुछ समूहों के लिए अन्य की अपेक्षा आसान होता है। नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की कसौटी हर देश में भिन्न होती है। नागरिकता प्रदान करने में इजराइल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जातीय मूल जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है। एक समय तुर्की मजदूरों को जर्मनी में आने और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उनकी स्थायी मांग है कि जर्मनी में ही जन्मे और पले बड़े उनके बच्चों को अपने आप जर्मनी की नागरिकता मिल जानी चाहिए, पर इस पर आज भी बहस जारी है। ये प्रतिबंधों से संबंधित कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो समावेशी होने का दम भरने वाले लोकतांत्रिक देशों में भी लगे हो सकता है। भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य कहता है। स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ने के कृत संकल्प प्रयास किए गए। ये सही है कि मुस्लिम लीग से विवाद नहीं सुलझाया जा सका। तब 1947 में देश का विभाजन हुआ था, लेकिन इसने उस राष्ट्र राज्य के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखने के भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के निश्चय को और मजबूत ही किया, जिसके निर्माण के लिए वे प्रतिबद्ध भी थे। यह निश्चय संविधान में सम्मिलित किया गया था। जैसे आपको पता होगा, भारत में धर्मनिरपेक्षता वर्ड प्रियम्बल से ही जुड़ा हुआ है।
42 अमेंडमेंट से और 25 से 28 में भारत के धर्मनिरपेक्षता के लिए कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में। भारतीय संविधान ने बहुत ही विविधतापूर्ण समाज को समायोजित करने की कोशिश की। इन विविधताओं में से कुछ उल्लेखनीय है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे भिन्न भिन्न समुदाय, पूर्व में समान अधिकार से वंचित रही महिलाएं, आधुनिक सभ्यता के साथ मामूली संपर्क रखने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया। इसने देश के विभिन्न हिस्से में प्रचलित विभिन्न भाषाओं, धर्म और रिवाजों की पहचान बनाए रखने का प्रयास भी किया। इसे लोगों को उनकी निजी आस्था, भाषा या सांस्कृतिक रिवाजों को छोड़ने के लिए बाध्य किए बिना सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराना था। संविधान के जरिए आरंभ किया गया कि अद्वितीय प्रयोग था। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति और धर्म के लोगों को सम्मिलित करने के राजसत्ता के प्रयास को प्रतिबिंबित करता है आज भी। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। संविधान ने नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणाओं को अपनाया। भारत में जन्म, वंश, परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जाती है। 1955 के जो नागरिकता अधिकार है उसके माध्यम से, नागरिकता अधिनियम है उसके हिसाब से। संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्व दर्ज है। ये प्रावधान भी है कि राज्य को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 15 के हिसाब से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया आर्टिकल 29-30 के हिसाब से। हालांकि इस तरह के समावेशी प्रावधानों ने भी संघर्ष और विवादों को जन्म दिया है। महिला आंदोलन, दलित आंदोलन या फिर विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों का संघर्ष ऐसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे संघर्षों के कुछ नमूने हैं जो मानते हैं कि उनकी नागरिकता को पूर्ण अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भारत के अनुभव से संकेत मिलते हैं कि किसी देश में लोकतांत्रिक नागरिकता एक परियोजना या लक्ष्य सिद्धि का एक आदर्श है। जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे नित नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और वे समूह नई मांगें पेश कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि वे हाशिए पर ठेले जा रहे हैं। लोकतांत्रिक राज्यों में इन मांगों पर खुले दिमाग से बातचीत करनी होती है। अब हम बात करेंगे सार्वभौमिक नागरिकता की। जब हम शरणार्थियों या फिर अवैध प्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो मन में अनेक छवियां उभरती है। उसमें एशिया या अफ्रीका के ऐसे लोगों की छवि हो सकती है जिन्होंने यूरोप या अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए दलाल का पैसे को भुगतान किया हो। इसमें जोखिम बहुत है लेकिन वे प्रयास में तत्पर दिखते हैं। एक अन्य छवि युद्ध या अकाल से विस्थापित लोगों की हो सकती है जिससे आप नॉर्मली सोच सकते हैं जैसे 1947 के टाइम की सिचुएशन रही होगी, या फिर जो 1971 का जो ये बांग्लादेश निर्माण हुआ था जिस टाइम पे, वो वाली दशा को भी आप इमेजिन कर सकते हो। इस तरह की छवियां अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई जाती हैं। सूडान के डरफर क्षेत्र के शरणार्थी, फिलिस्तीनी, बर्मी या बांग्लादेशी शरणार्थी जैसे कई उदाहरण हैं। ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किए गए। हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतया उस देश में रहते हैं और काम करते हैं या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। यूँ अनेक देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं लेकिन नागरिकता देने की शर्तें भी निर्धारित होती है। ये शर्तें आमतौर पर देश के संविधान और कानूनों में लिखी होती है। अवांछित आगंतुकों को नागरिकता से बाहर रखने के लिए राजसत्ताएं ताकत का प्रयोग करती है। हालांकि प्रतिबंध, दीवार और बाड़ लगाने के बावजूद आज भी दुनिया के बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतरण होता है। युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से लोग विस्थापित होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा जैसे कि कुछ क्षेत्र में जहाँ पर प्राकृतिक सीमाएं होती हैं और कुछ वैसी बाढ़ या फिर सीमाएं एकदम से बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि कोई एक कंट्री है, वो अपने जानवरों को चराने गया और उससे पता भी नहीं चला, चराते चराते वो किसी दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर गया। कई बार ऐसी भी सीमाएं मतलब सिचुएशंस बन जाती। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता और वे घर नहीं लौट सकते तो वे राज्य विहीन या फिर शरणार्थी हो जाते हैं। वे शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर किए जाते हैं। अक्सर वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते या संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते।
समस्या इतनी विकराल है कि संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों की जांच करने और मदद करने के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया हुआ है। नागरिक के रूप में कितने लोगों को अंगीकार किया जा सके, इस सवाल पर फैसला करना अनेक देशों के लिए कठिन मानवीय और राजनीतिक समस्या बनी हुई है। अनेक देशों में युद्ध या उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोगों को अंगीकार करने की नीति है, लेकिन वे भी लोगों की अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार करने और सुरक्षा के संदर्भ में देश को जोखिम में डालना नहीं चाहेंगे। भारत उत्पीड़ित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर गर्व करता है। ऐसा भारत ने 1959 में दलाई लामा और उनके अनुयायियों के लिए भी किया था। भारतीय राष्ट्र की सभी सीमाओं से पड़ोसी देशों के लोगों का प्रवेश किया और ये प्रक्रिया जारी भी है। इनमें से अनेक लोग वर्षों या पीढ़ियों तक राज्यहीन व्यक्तियों के रूप में पड़े रहते हैं, शिविरों में या फिर अवैध प्रवासी के रूप में। अंततः इनमें से अपेक्षाकृत कुछ को ही नागरिकता प्राप्त होती है। ऐसी समस्याएं लोकतांत्रिक नागरिकता के उस वायदे को चुनौती देती है जो ये कहता है कि समकालीन विश्व में सभी लोगों को नागरिक की पहचान और अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। अनेक लोग अपनी पसंद के देश की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए उन्हें अपनी पहचान का विकल्प भी नहीं होता है। राज्यहीन लोगों का सवाल आज विश्व के लिए गंभीर समस्या बन गया है। राष्ट्रों की सीमाएं अभी भी युद्ध या राजनीतिक विवादों के जरिए पुनर्परिभाषित की जा रही है और ऐसे विवादों से घिरे लोगों के लिए इनके परिणाम घातक होते हैं। वे अपने घर, राजनीतिक पहचान और सुरक्षा गंवाते हैं और देशांतरण के लिए मजबूर भी किए जाते हैं। तथा नागरिकता ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान बन सकती है। आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। अगर नहीं तो उन्हें आज किस तरह के वैकल्पिक पहचान दी जा सकती है? क्या हमें राष्ट्रीय नागरिकता से अधिक सच्ची विश्वजनीन पहचान को परखना और विकसित करना चाहिए? कभी कभी विश्व नागरिकता की धारणा के लिए सुझाव पेश किए जाते हैं। इससे जुड़ी संभावनाओं पर अगले खंड में चर्चा की जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं विश्व नागरिकता की। निम्नलिखित पर गौर करें। 2004 में दक्षिण एशिया के कई देशों पर कहर बरपाने वाली सुनामी से पीड़ित लोग के लिए सहानुभूति और सहायता के भावोद्गार फूट पड़े। आज अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का ताना बाना आतंकवादियों को जोड़ने में मदद करता है। विभिन्न देशों में बर्ड फ्लू के प्रसार और इंसानों में विषाणु जनित महामारी के संभावित उभार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सक्रिय है। इन उक्तियों में क्या साझा है? वे उस दुनिया के बारे में क्या बताती हैं जिसमें हम रहते हैं? हम आज एक ऐसे विश्व में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है। संचार के इंटरनेट, टेलीविज़न और सेलफोन जैसे नए साधनों में उन तरीकों में भारी बदलाव कर दिया है जिनसे हम अपने विश्व को समझते हैं। पहले विश्व के एक हिस्से की गतिविधियों की खबर अन्य हिस्सों तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे, लेकिन संचार के नए तरीकों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों की हलचलों को हमारे तत्काल संपर्क के दायरे में ला दिया। हम अपने टेलीविज़न के पर्दे पर विनाश और युद्धों को होते देख सकते हैं, जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा होगा रशिया यूक्रेन। इससे विश्व के विभिन्न देशों के लोगों में साझा सरोकार और सहानुभूति विकसित होने में मदद मिलती है। विश्व नागरिकता के समर्थक दलील होते हैं, चाहे विश्व कुटुंब और वैश्विक समाज अभी विद्यमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोग आज एक दूसरे से जुड़ा महसूस करते हैं। वे कहेंगे कि एशिया की सुनामी या अन्य बड़ी दैवीय आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी हिस्सों को उमड़ा भावोद्गार विश्व समाज की उभार का संकेत है। वे मानते हैं कि हमें इस भावना को मजबूत करना चाहिए और एक विश्व नागरिकता की अवधारणा की दिशा में सक्रिय भी होना चाहिए। राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा ही मानती है कि हमारी राज्य सत्ता हमें वो सुरक्षा और अधिकार दे सकती है जिनकी हमें आज विश्व में गरिमा के साथ जीने की जरूरत है, लेकिन राज सत्ताओं के समक्ष आज ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका मुकाबला वे अपने बल पर नहीं कर सकती। क्या इस परिस्थिति में राज्य सत्ता द्वारा किए गए व्यक्तिगत अधिकार लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त है? यह क्या मानव अधिकार और विश्व नागरिकता की अवधारणा की ओर बढ़ने का समय आ गया है? विश्व नागरिकता की धारणा के आकर्षणों में से एक ये भी है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो सकता है जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई की जरूरत होती है, जैसे कि इससे प्रवासी और राज्यहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य समाधान पाना आसान हो सकता है। यह कम से कम उनके बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, चाहे वे जिस किसी देश में रहते हों। पिछले खंड में हमने देखा कि एक देश के भीतर की समान नागरिकता को सामाजिक आर्थिक असमानता या अन्य मौजूद समस्याओं का खतरा हो सकता है। इन समस्याओं का समाधान अंततः सिर्फ संबंधित समाज की सरकार और जनता ही कर सकती है। इसीलिए लोगों के लिए आज एक राज्य की पूर्ण और समान सदस्यता महत्वपूर्ण, नॉर्मल सी चीज़ है। हम किसी एक शहर में रह रहे हैं
और एक देश का प्रधानमंत्री उस शहर में आकर के कैसे करके कोई चीज़ बता सकता है। वो तो बैठा हुआ है सेंटर पे, नॉर्मल सी चीज़ है। इसके लिए क्या होते हैं स्थानीय निकाय, क्योंकि स्थानीय निकायों को यहाँ के प्रशासन के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। इसीलिए यहाँ पर स्थानीय निकाय वाली जो चीज़ थी वो भी स्थापित की है। तो आपको इस प्रोस्पेक्ट में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए लोगों के लिए आज एक राज्य की पूर्ण और समान सदस्यता महत्वपूर्ण है। लेकिन विश्व नागरिकता की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्रीय नागरिकता को इस समझदारी से जोड़ने की जरूरत है कि हम आज अंतर संबंध विश्व में रहते हैं, और हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें और राष्ट्रीय सीमाओं के पार के लोगों और सरकारों के साथ काम करने के लिए तैयार भी हों। तो मुझे लगता है कि आप चैप्टर समझ गए होंगे। अब आपके लिए कुछ होमवर्क। राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में नागरिकता में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं। आपको भी पता होगा, अधिकार हमको मिले हैं 12 से लेकर के 35, स्पेशली 14 से समानता के अधिकार शुरू हो जाते हैं 35 तक। इसके अलावा अगर कर्तव्यों की बात की जाए तो हमको 51 के ए में कर्तव्यों के बारे में भी संविधान में प्रावधान किया गया। समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक किन अधिकारों के उपभोग की अपेक्षा कर सकते हैं? नागरिकों के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति क्या दायित्व है, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे इन अधिकारों का प्रयोग समानता से ना करें। इस कथन की व्याख्या करें। भारत में नागरिक अधिकारों के लिए हाल के वर्षों में किए गए किन्हीं दो संघर्षों पर टिप्पणी लिखें। इन संघर्षों में किन अधिकारों की मांग की गई थी? शरणार्थियों की समस्या क्या है? वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है? देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों के अप्रवासन का आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं। प्रवासी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे सकते हैं? भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता का एक महत्वपूर्ण स्थापित तथ्य नहीं वरन एक परियोजना है। नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों पर चर्चा करें जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इसको फ्री टाइम पे सुन सकते हैं। और आपको क्लासेस अपडेट एंड पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।